हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ के लेक्चर 2 के बारे में। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि प्री फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके गोल्स क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपने वहाँ भी ये भी देखा होगा कि इसका जो मेन गोल होता है वो होता है किसी कंपोनेंट की फॉर्मुलेशन करने से पहले उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता करना। इसको पता करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी और एफिकेसी इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो कि आगे चल के आपके कंपाउंड को अफेक्ट पहुंचा सकती है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन आपकी रिपीट हो रही है, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज इज द स्टडी ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज of the drug component prior to the compounding process of formulation। फॉर्मुलेशन के कंपाउंडिंग प्रोसेस से पहले, कंपाउंडिंग मतलब जब आप उसको वेट करके यूज करना प्रारंभ करते हो फॉर्मुलेशन टैबलेट वगैरह बनाने के लिए, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग कंपोनेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता करते हैं, जिसको हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है द पर्पज ऑफ द स्टडी इज टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स of each component and to optimize condition of the doses for manufacture। हम क्या करते हैं, इसका जो पर्पज होता है, इसका सबसे पहला पर्पज होता है कि कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को हम लोग पहले ही अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है, हर एक कंपाउंड की जो भी आपका फॉर्मुलेशन में यूज होगा। इसके बाद टू ऑप्टिमाइज कंडीशंस फॉर ऑफ द डोजेस फॉर मैन्युफैक्चर, उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं हम उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन जैसे कि आपकी इसमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी आ सकती है, ठीक है, या आपकी कुछ अदर कंडीशंस आ सकती हैं, कुछ अदर पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनको हम पहले ही क्या कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज एक नॉर्मल लेवल पे लेके आ जाते हैं, जो कि आपके कंपाउंड के लिए बेनिफिशियल होता है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको पता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को पता करना प्री फॉर्मुलेशन कहलाता है, तो यहाँ पे कुछ आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिखी है, जिसमें आपका सिलेबस भी, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फिजियो केमिकल का मतलब होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाती है फिजिकल फॉर्म। जो आपका कंपाउंड है उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है। फिजिकल फॉर्म में आपका क्या कंपाउंड आपका क्रिस्टल है या एमरफस है, ठीक है, मतलब उसका नेचर क्या है। इसके बाद उसके पार्टिकल का साइज क्या है ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके बाद उसकी शेप क्या है, आपके कंपाउंड की या पार्टिकल की शेप क्या है, उसको पता करना। इसके पहले भी हम लोग पता कर सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि आपका कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब चीजें भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इसके बाद हम पता करेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में कि कंपाउंड आपका फाइनली फ्लो किस प्रकार करेगा। फ्लो प्रॉपर्टीज में हम लोग 3 पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला आपका है एंगल ऑफ रिपोज, दूसरा आपका है कार्स इंडेक्स और तीसरा आपका है होजनर रेशियो। इनके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आपका है सोल्युबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सोल्युबिलिटी एनालिसिस का मतलब है कि कंपाउंड किस तरह से सोल्यूबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किस सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल होता है, जिसके लिए हमको पता करना पड़ेगा कंपाउंड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, pKa के बारे में। फिर हमको pH, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन के बारे में पता करना पड़ेगा, पार्टीशन कोफिशिएंट, इसके बारे में पता करना पड़ेगा। फिर हमको बात करनी पड़ेगी स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में, क्योंकि स्टेबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिसमें हम कंपाउंड की शेल्फ लाइफ को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बिहाफ पे हम लोग ऐसे एक्सिपिएंट लेते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ आपकी रिजेंबल्स हो, सिमिलर हो एज टू एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऐसा ना हो कि एक्सिपिएंट हम ऐसा यूज कर लें कि जो आपके एपीआई से पहले ही एक्सपायर हो जाए, जिससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी डोजेस फॉर्म फाइनली एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में बता देता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि आपका वहां पर भी लिखा है। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन में आपका आते हैं स्किन, आई, नोज, ईयर, माउथ में टंग आपकी आ जाती है। ठीक है, जिनमें से कुछ को यूज करके हम कुछ कंपाउंड की प्रॉपर्टी पता करते हैं, जैसे कि कलर को हम आंखों से देख सकते हैं,
ये भी आपकी एक ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज है। ऑर्डर को हम नोज से स्मेल कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट को हम टंग से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। अगर किसी कंपाउंड में आपका कलर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो क्या है, अनअपील होता है आइज के लिए, वो अच्छा नहीं लगता दिखने में, ठीक है। जिससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट, कस्टमर का बिलीव और कंपनी की रेपुटेशन, ये सब चीजें बेकार हो सकती है। तो आपको पहले ही इंश्योर करना पड़ता है कि कलर जो आपका है वो आपका यूनिफॉर्म रहे आगे चल के। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, क्योंकि कुछ कंपाउंड आपके ऐसे होते हैं जो जिनका जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, ठीक है। उनकी स्मेल बड़ी गंदी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे चल के उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट या कुछ अदर एडिटिव्स उसमें ऐड करके इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, ताकि फाइनली हम लोग आगे चल के क्या कर सकें, उसकी अच्छी टैबलेट बना सकें, ठीक है। इसके बाद टेस्ट, कुछ आपकी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट बड़ा बेकार होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट होता है। तो उस टेस्ट को कवर करने के लिए हम लोग स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं या कोई अदर एडिटिव्स डालते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट मास्क हो जाए, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, आपके कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है इजीली। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी टैबलेट का टेस्ट पता नहीं करते, वो कड़वी है, और आप उसको कन्वर्ट कर देते हो च्यूएबल टैबलेट में जो चबाने वाली होती है, तो क्या होगा, वो आपकी टैबलेट नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी, क्योंकि आप जो भी पेशेंट उसको लेगा वो एक ही बार खाएगा और कड़वा होने की वजह से उसको वो दोबारा एडमिनिस्टर नहीं करेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी डोसेज फॉर्म बनाने से पहले आपको उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज पता करना जरूरी है कि उसका क्या कलर अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे अच्छा बनाना है, उसका ऑर्डर अच्छा है, अगर नहीं है तो कैसे ऑर्डर को अच्छा बनाना है, टेस्ट, फिर टेस्ट को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी आपकी प्री फॉर्मुलेशन में स्टडी की जाती है। इसके बाद आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जब आप टैबलेट को पंच करते हो, कंप्रेस करते हो, तो वहां पर अगर आपके पार्टिकल साइज आपके लगभग यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं है तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। आपके कंटेंट क्या होते हैं कहीं पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप टैबलेट को कंप्रेशन मशीन में डालते हो तो वहां पर एक हॉपर होता है जिससे आप लोग डालते हो। अगर आपने यहाँ पे कोई टैबलेट ली A, B, C, ठीक है, और A का पार्टिकल साइज B और C से बड़ा है, तो B और C से बड़ा होने का मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी या पार्टिकल साइज जिसका ज्यादा होगा वो पहले आपकी डाई में आने की कोशिश करेगा, डाई जहां पर आपकी टैबलेट पंच होती है। तो क्या होगा, आपके B और C पीछे रह जाएंगे, A आपका डाई में पहुंच के पंच हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, A, B, C आपके प्रॉपर अमाउंट में या इक्वल रेशियो में नहीं पंच हो पा रहे हैं, जिससे कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, ठीक है। तो पार्टिकल साइज और साथ ही साथ आपके पार्टिकल शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद फ्लो प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बात की होपर से वो कैसे फ्लो कर पा रहा है। अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है तो अगेन आपकी वही दिक्कत आएगी, कंटेंट में यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। मान लेते हैं A, B, C में A का फ्लो ज्यादा है तो वो जल्दी फ्लो करके नीचे पहुंच जाएगा डाई में, B और C का कम है तो वो पीछे रह जाएंगे, जैसे कि सेम बात हमने की है। तो A की पहले टैबलेट बन जाएगी, उसके अंदर B और C का अमाउंट कम होगा, तो दैट मीन यहाँ पर आपकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। जिसमें आपको ये सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए कि किसका फ्लो अच्छा है, किसका फ्लो अच्छा नहीं है, उसके लिए हमको कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, एंगल हमें पता करना पड़ता है, कार्स इंडेक्स देखना पड़ता है और होजनर रेशियो देखना पड़ता है। ये तीनों क्या है, डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे डेंसिटी भी आ जाता है, लेकिन डेंसिटी आपकी कवर हो जाती है कार्स इंडेक्स और होजनर रेशियो में। इसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा है सोल्युबिलिटी एनालिसिस। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कंपाउंड किस सोलवेंट में घुल पा रहा है, दैट मीन ये सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि वो घुल पा रहा है नहीं घुल पा रहा है। अगर घुल पा रहा है तो कितना घुल पा रहा है, वेरी सोल्यूबल है, पुअर सोल्यूबल है या वेरी पुअर सोल्यूबल है। तो जो ये प्रॉपर्टी है सोल्यूट के आपके डिजोल्व होने की, यही क्या है, आपका सोल्युबिलिटी कहलाती है। अब इसको अफेक्ट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। अगर कोई कंपाउंड आपका डिसोसिएट ही नहीं हो पा रहा है, सोलवेंट में जाने के बाद टूट नहीं पा रहा है, जो आपका कंपाउंड जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी,
ठीक है, जिसकी डिसोसिएशन कम होगा उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। दैट मीन डिसोसिएशन भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी सोल्युबिलिटी को। ठीक है, इसमें आपको कॉमन आयन इफेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और साथ ही साथ किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी डाल देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले घुलने की कोशिश करता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन को कम कर देता है, जिससे कि आगे चल के सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें आपके दोनों कंपाउंड में कोई ना कोई आयन कॉमन होता है। ठीक है, क्या होता है डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद पीएच, द पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल कंपाउंड आपका एसिडिक है, आप उसको बेस में घोल रहे हो, तो क्या होगा, दोनों रिएक्शन करके साल्ट बना लेंगे। तो दैट मीन आपके कंपाउंड के पीएच को पता करना भी जरूरी है, जो कि आपकी सोल्युबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग सॉल्वेंट में घोलते हैं, जैसे कि ऑयल में घोलते हैं, वाटर में घोलते हैं, जिसके बिहाफ पे हम पता करते हैं कि कंपाउंड आपका हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफिलिक है। अगर आपका कंपाउंड ऑयल में ज़्यादा मात्रा में घुल पा रहा है तो वो लाइपोफिलिक होगा, वाटर में ज़्यादा मात्रा में घुल पा रहा है तो वो हाइड्रोफिलिक होगा। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज द स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम लोग पता करते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है। इसमें आपकी कई तरह की स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज और आपकी रिटेन्ड स्टेबिलिटी स्टडीज। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इस फिर आपका आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्रिस्टल की डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। एक से ज़्यादा फॉर्म में अगर क्रिस्टल प्रेजेंट है तो वो पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को, इसमें कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। फिर केमिकल में आपका हाइड्रोलिसिस कैसे होगी कंपाउंड की, ऑक्सीडेशन सेंसिटिव है या नहीं है, रिडक्शन सेंसिटिव है या नहीं है, रेसेमाइजेशन है या नहीं। रेसेमाइजेशन मतलब कि वो डेक्स्ट्रो से लीवो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या लीवो से डेक्स्ट्रो में कन्वर्ट हो जाता है, होता है या नहीं होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे। पॉलीमराइजेशन, आपके बहुत सारे मोनोमर्स यानी कि एक कंपाउंड की एंटिटी बहुत सारी एंटिटी मिलके किसी एक बड़े या किसी एक बल्कि मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। ठीक है, मान लेते हैं ए डैश, ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके और आपस में जुड़ जाते हैं किसी भी रिएक्शन के द्वारा, पॉलीमराइजेशन के द्वारा। तो क्या होता है, आपके कंपाउंड का पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल से बढ़ के क्या हो गए, वो बड़ा मॉलिक्यूल हो गए। पार्टिकल साइज बढ़ जाएगा तो सिंपल आपकी वही दिक्कत आएगी, है ना, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज और क्रिस्टलिनिटी के बारे में। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बात की है कि सेंस ऑर्गन से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है ताकि पेशेंट का कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ पाए। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलिनिटी का मतलब होता है, देखो आपके जो कंपाउंड होते हैं, बेसिकली आपके जो मैटर्स होते हैं वो प्रकृति में तीन रूप में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, सॉलिड में होते हैं जिनकी खुद की शेप होती है, खुद का आकार होता है। लिक्विड और गैस वो होते हैं जो कि जिस भी कंटेनर में डाले जाएंगे उसी की शेप को वो धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है इनके एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से। जो सॉलिड का एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, लेकिन जो लिक्विड का होता है वो बहुत रैंडम होता है, और गैसेस फॉर्म का बहुत ही ज़्यादा रैंडम होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, और वो अपने आप को लूज फॉर्म में रखते हैं, है ना, लूज पैकिंग होती है। तो आपके सॉलिडोसिस फॉर्म जो होती है या सॉलिड कंपाउंड जो होता है, बेसिकली दो फॉर्म में पाया जाता है, या तो वो क्रिस्टल होता है, ठीक है, या वो एमरफस होता है। या तो वो क्रिस्टल होगा या एमरफस होगा। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, अगर आपके कंपाउंड में जो एटम्स हैं वो रिपीटेडली अरेंज हैं एक लॉन्ग चेन में, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस कंपाउंड में क्या है, आपके जो एटम्स हैं वो एक के बाद एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं और रिपीटेडली हैं, है ना, एक के बाद एक है, और इनका लगभग पार्टिकल साइज भी यूनिफॉर्म ही होता है। तो ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्रिस्टल। लेकिन अगर हम बात करें, कोई कंपाउंड आपका है जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट आपका रैंडम है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एटम्स क्या है, एक से बहुत दूर है, ना तो किसी रिपीटेड चेन में है, एक के बाद एक नहीं है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई नीचे है, कोई ऊपर है। दैट मीन ये क्या है, रैंडमली अरेंज है एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे कंपाउंड आपके कहलाते हैं एमरफस।
जैसे कि हम लोग डिफरेंस जानते हैं सॉलिड लिक्विड के बीच में, कि सॉलिड में आपके क्या होते हैं, पार्टिकल नज़दीक होते हैं, लिक्विड में दूर दूर होते हैं। सेम डिफरेंस आपके क्रिस्टल और एमरफस में होता है। क्रिस्टल में बस एक खास बात होती है कि रिपीटेड अरेंजमेंट होता है, क्लोजली पैक्ड होने के साथ साथ क्या होता है, रिपीटेड अरेंजमेंट होता है। लेकिन एमरफस की जो खास बात है वो बिल्कुल लिक्विड की तरह होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स भी आपके रैंडमली अरेंज होते हैं और आपके एमरफस के पार्टिकल भी रैंडमली अरेंज होते हैं। इसके बाद जो क्रिस्टलिनिटी है, क्रिस्टलिनिटी आपकी जो कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड है, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड कंपाउंड रेफर्स टू क्रिस्टलिनिटी, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिनिटी। अगर आपका कंपाउंड के पास क्रिस्टल फॉर्म है तो वो क्रिस्टल है, दैट मीन उसके पास क्रिस्टलिनिटी है। अगर उसके पास क्रिस्टल फॉर्म नहीं है, एमरफस फॉर्म है, तो वो नॉन क्रिस्टल है या उसके पास क्रिस्टलिनिटी नहीं है। ठीक है, और ये क्रिस्टलिनिटी आपके लिक्विड और वेपर स्टेट में डिसअपियर रहती है, मतलब उसके अंदर नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं एमरफस और क्रिस्टल के बारे में। आप लोग जान गए हैं कि एमरफस में आपके रैंडम अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, और क्रिस्टल में आपका टाइटली क्लोज्ड होते हैं, जिसमें आपके एटम्स क्या होते हैं, रिपीटेडली अरेंज होते हैं। अब आपके क्रिस्टल में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे मिलकर आपका क्रिस्टल बनता है। सबसे पहली होती है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटॉमिक अरेंजमेंट कैसा है ना, जो उसके अंदर एटम्स हैं जिससे मिलकर आपका क्रिस्टल बना है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। इसके बाद दूसरी होती है हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल, आपको जो क्रिस्टल है वो बाहर से कैसा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द क्रिस्टल। इसके अंदर अगर आपके एटम्स अरेंज हैं, ठीक है, वो आपके क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बिक, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो जो उसके अंदर का अरेंजमेंट है एटम्स का, वो आपका कहलाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर, कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन अगर मैं बाहर से बात करूं, ये आपका एक सिलिंड्रिकल शेप में है, तो ये क्या है, इसकी हैबिट है। ठीक है, अब आपकी हैबिट कई तरह की हो सकती है, वो प्लेटी हो सकती है, प्लेट की तरह हो सकती है, निडल शेप में हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, प्रिज्मेटिक हो सकती है, या फिर ब्लेडर हो सकती है। ठीक है, तो क्या है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब एटॉमिक अरेंजमेंट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, और हैबिट का मतलब क्या होता है, आउटर अपीयरेंस, कि बाहर से कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी कंपाउंड की इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम हो, लेकिन उसकी हैबिट अलग अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है। मान लेते हैं अंदर से तो वो क्यूबिक शेप में है, लेकिन बाहर से आपका वो प्रिज्मेटिक भी है, बाहर से आपका वो निडल शेप में भी है। ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है कि वो किस एटमॉस्फेयर में डेवलप हुआ है। जैसे कि आपका डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड में अगर प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो अच्छे से क्या करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। हो सकता है जो अच्छे से ग्रो कर पाया उसकी शेप कुछ अलग हो, और जहाँ पे आपका जो डायमंड है कम प्रेशर में बना है उसकी शेप कुछ अलग हो। और दोनों की हम लोग अगर दोनों को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उनके दोनों के एटम का अरेंजमेंट सिमिलर हो सकता है, लेकिन जो उनकी शेप बनी, मान लेते हैं एक की शेप आपकी बनी प्रिज्मेटिक और एक की शेप बनी आपके निडल लाइक, तो दोनों क्या है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, बट दोनों की हैबिट क्या होगी, डिफरेंट। अब ये हैबिट डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस एटमॉस्फेयर में वो डेवलप हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके, जैसे कि एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड में कंटेन आइदर ए स्टोक्योमेट्रिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट। आपको जो क्रिस्टल कंपाउंड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट पाया जाता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका अगर पाया जाता है वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक फॉर्म में है, तो वो क्या करता है, किसी लेयर को, किसी केज को, या फिर आपकी चैनल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। यानी कि उसके अंदर अगर आप देखते हो, अगर ये आपके क्रिस्टल की लैटिस है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो इंट्रैप्ड होता है, फंसा हुआ होता है। तो इस तरीके से नॉन स्टोक्योमेट्रिक में हम इसको बोल सकते हैं। इसी के बिहाफ पे हम क्रिस्टल को और भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये क्रिस्टल आपके दो तरह के होते हैं, सिंगल एंटिटी, सिंगल, और मॉलिक्यूलर एडक्ट। सो सिंगल एंटिटी का एग्जांपल होता है पॉलीमॉर्फ्स। अगर एक क्रिस्टल आपका एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है तो दैट मीन वो पॉलीमॉर्फ्स है। अब ये कन्वर्ट कैसे हुआ, इसके कन्वर्जन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि आपके पास आएगा, है ना। क्या बोला मैंने, क्रिस्टल आपका एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट है, मान लेते हैं ए बी सी। एक आपका निडल शेप में है, एक आपका प्लेटी शेप में है, एक आपका ब्लेडर शेप में है। ठीक है, जबकि तीनों कंपाउंड क्या है, सेम है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल भी हैं कोलराम फेनिकोल। कोलराम फेनिकोल पाल्मिटेट आपका 3 क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और एक एमरफस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है,
तो क्या इसका मतलब क्या है, जो इसकी तीनों फॉर्म है, क्रिस्टल वाली फॉर्म है, ये पॉलीमॉर्फ्स कहलाते हैं आपस में, पॉलीमॉर्फ कहलाती है। अब जो ये कन्वर्जन है इसका, जिससे ये बने, ए से बी बना, बी से सी बना, या सी से बी बना, फिर बी से ए बना, तो जो ये प्रोसेस था इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब जो आपके डिफरेंट पॉलीमॉर्फिज्म है, इसलिए बनते कैसे हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट सॉल्वेंट या बाय सॉलिडिफिकेशन आफ्टर मेल्टिंग। मतलब या तो ये डिफरेंट सॉल्वेंट से हम क्रिस्टलाइज करते हैं किसी को, जैसे कि आप लोग सेकेंड ईयर में एस्पिरिन बनाते थे, उसको क्रिस्टलाइज करते थे। तो सॉल्वेंट अगर आपके अलग अलग हैं तो रिएक्शन अलग अलग होगी, क्रिस्टल फॉर्म आपके अलग अलग बनेगी, ऐसे बना सकते हैं। या फिर उसको मेल्ट करके जब बाद में सॉलिडिफाई करते हैं तब आपके क्रिस्टल डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसी के बिहाफ पे आपके दो और टर्म आती है यहाँ पे, जैसे कि पहला है हाइड्रेट्स और दूसरा आपका है एनहाइड्रस। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, अगर क्रिस्टल पे आपका लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वाटर प्रेजेंट आपका क्रिस्टल लैटिस के बीच में है तो वो आपका हाइड्रेट्स कहलाता है। लेकिन अगर वाटर को छोड़ के कुछ और प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट नहीं है तो आपका एनहाइड्रस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, एनहाइड्रस। तो हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके क्रिस्टल में सॉल्वेंट के रूप में वाटर प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट्स। अगर वाटर के अलावा कुछ और प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट नहीं है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस। इसी के साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने वैसे बता दिया आपको कि पॉलीमॉर्फिज्म इज ए प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल की एक से ज़्यादा फॉर्म बनाते हैं या उसकी बनती है। पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं, जो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है किसी कंपाउंड की, ये आपके पॉलीमॉर्फ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्लोराम फेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल पाल्मिटेट, ये आपका ए बी सी तीन क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और डी एक आपका एमरफस फॉर्म में पाया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं तो पॉलीमॉर्फ पता करने का फायदा क्या होता है। बेसिकली जो आपके चारों फॉर्म है, अब चारों आपकी इन चारों की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। कंपाउंड आपका सेम है क्लोराम फेनिकोल, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट होती हैं। जैसे कि इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी, इनकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो बी होता है, बी इन चारों में सबसे उत्तम होता है। उत्तम का मतलब है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो अगर आप कोई डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं क्लोराम फेनिकोल की, तो आप किसको प्रीफर करेंगे, आप उसको प्रीफर करेंगे जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, जिसकी सोल्युबिलिटी अच्छी होगी, है ना। तो पॉलीमॉर्फ पता करने का ये फायदा होता है कि आगे चल के आपने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है, तो वो आगे चल के आपका अपनी खुद की प्रॉपर्टी की वजह से फेल ना हो जाए, है ना। अब होता क्या है, जो इनमें सबसे अच्छा होता है वो स्टेबल फॉर्म भी होती है ना। जो कम होता है, जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कमजोर होती है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को कन्वर्ट करने की भी कोशिश करता है। जैसे कि ए बी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, सी बी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, तो फाइनली अपनी स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आपने मान लेते हैं सी की टैबलेट बना दी या सी का कैप्सूल बना दिया, सी आपका कन्वर्ट हो जाएगा बाद में बी पे। अब आपने जो प्री फॉर्मुलेशन की थी, आपने जो ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पेटिबिलिटी चेक की थी, वो सी को लेकर चेक की थी, जबकि जो बी में कन्वर्ट हुआ, बी की बिल्कुल अलग होती है प्रॉपर्टी। तो हो सकता है बी आपके एक्सिपिएंट के साथ में जो कि आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनके साथ में कॉम्पेटिबल ना हो पाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका दिक्कतें आ सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके कोका बटर की, ठीक है, तो कोका बटर आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन फॉर्म में पाया जाता है। अब इनमें से एक फॉर्म ऐसी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, बाकी की दो का नहीं होता। तो आप किसको प्रीफर करोगे, आप कोका बटर बेसिकली सपोजिटरीज में यूज़ किया जाता है। तो सपोजिटरीज की जो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका मेल्ट ना हो, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट ना हो, इजीली रखा हुआ मेल्ट ना हो, तो आप लोग उसी कोका बटर को प्रीफर करोगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है। तो ये सब चीज़ें पता करना कि कितनी क्रिस्टल हैं, कितने क्रिस्टल फॉर्म है, इनका फ़ायदा कहीं ना कहीं प्री फॉर्मुलेशन में मिलता है, ताकि आगे चल के कॉन्सिक्वेंसेस डेवलप ना हो। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद अगर मैं तो ये आपके क्रिस्टल के बारे में हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा हाइग्रोस्कोपिसिटी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो कि हमने मेंशन नहीं किया।
हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है किसी सॉलिड की जिसमें वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता है, या कितनी मात्रा में करता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं, जिसके बिहाफ पर हम कंपाउंड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। हाइग्रोस्कोपिसिटी के बिहाफ पर आपके कंपाउंड तीन होते हैं। सबसे पहला आपका होता है डेलिक्सेंट, डेलिक्सेंट होता है। दूसरा आपका इफ्लोरेसेंट होता है और तीसरा आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, वैसे आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है जब आपने बी फार्मा में सेकेंड ईयर में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ा था, तो ड्राइंग में आपने ये पढ़ा है। डेलिक्सेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। इफ्लोरेसेंट वो होते हैं जो मॉइस्चर को बाहर निकालते हैं, अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। और हाइग्रोस्कोपिक वो होते हैं जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखते हैं एटमॉस्फेयर के साथ में। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है या इसका रीजन क्या है, मान लेते हैं हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं वेपर प्रेशर का। देखो आपको पता है जब भी कोई मूवमेंट होता है, जब भी कोई काइनेटिक होती है, वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ होती है। प्रेशर कहीं पे, जैसे कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। या हम बारिश का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जो बादल होते हैं, बादलों में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, वो वहीं पर मूव करते हैं जिस एरिया में प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो जहाँ पर प्रेशर कम होगा वहाँ पर बादल अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर बारिश करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, जब आपका एब्जॉर्प्शन होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर या प्रेशर पर डिपेंड करता है। जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पार्टिकल आपका मूव करेगा कम की तरफ, या जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा पार्टिकल आपका मूव करेगा कम प्रेशर की तरफ। तो ऐसा ही आपके कंपाउंड के साथ में होता है। अगर आपके कंपाउंड में और एटमॉस्फेयर में, है ना, इन दोनों के बीच में हम वेपर प्रेशर को कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर प्रेशर कम है, तो आपका मॉइस्चर किधर मूव करेगा, एटमॉस्फेयर से पार्टिकल की तरफ मूव करेगा। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका डेलिक्सेंट कहलाएगा। या मान लेते हैं आपके कंपाउंड का प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका मॉइस्चर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगा, तो ये एफ्लोरोसेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके एटमॉस्फेयर का और कंपाउंड का प्रेशर बराबर है तो आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके कंपाउंड के अंदर ऑलरेडी क्या है, वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हाइड्रेट्स की हमने बात की थी। तो इसको पता करने का ये फायदा होता है, क्योंकि अगर आप किसी डेलिक्सेंट की टैबलेट बना लेते हैं तो आगे चल के क्या होगा, टैबलेट हाई अमाउंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे वो मेल्ट हो सकती है या उसका ब्रेक डाउन हो सकता है इजीली। तो ये भी आपको पता करना जरूरी है। इस फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने जो है क्रिस्टल और पॉलीमॉर्फ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा क्रिस्टल है, कितने पॉलीमॉर्फ्स हैं। तो कुछ मेथड्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका माइक्रोस्कोपी होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपका NMR होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मास के द्वारा पता कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता कर सकते हैं। माइक्रो कैलोरीमेट्री के द्वारा, माइक्रो पोलरीमेट्री के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा पता कर सकते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स के द्वारा पता कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर है, कितने क्रिस्टल फॉर्म है, ठीक है, और स्टेबल कौन है। तो ये कुछ मेथड्स हैं आपके जिसके द्वारा हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।